welcome to Shri Karni Academy. Here I am Deepika Jain standing in front of you as your accounts educator. How's you all? कैसे हैं आप सब लोग? I hope fit and fine, सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर स्टडीज कर रहे होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन की शब्दावली पढ़ाई थी। तो कुछ बेसिक टर्म्स हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस्ड किए थे। कौन कौन से टर्मिनोलॉजी यानी कि बेसिक टर्म्स हमने डिस्कस्ड किए थे प्रीवियस वीडियो में? इट इज कैपिटल यानी कि पूंजी, देन ड्रॉइंग्स यानी आहरण, लाइबिलिटीज यानी कि देयताएं और असेट्स यानी कि संपत्तियां। अगर वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज। लेखांकन क्या है? एक भाषा है और हर एक भाषा की अपनी कुछ टर्मिनोलॉजी यानी कि शब्दावली होती है। अगर हम उस लैंग्वेज को अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमें उसकी शब्दावली आनी चाहिए। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू टॉकिंग इन इंग्लिश दैट you need to understand what is the terminology of English। अगर आपको इंग्लिश के शब्दों का ज्ञान नहीं है तो आप कभी भी इंग्लिश को अच्छे से नहीं बोल सकते। यानी अगर आप ये कहना चाहते हैं इन इंग्लिश में कि मैं वहां जा रहा हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं के लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड होता है, जा रहा हूं के लिए कौन सा वर्ड यूज्ड होगा। या कोई अगर आपसे पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो तो उसको हम इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ के लिए हम वर्ड यूज करते हैं। वेयर आर यू गोइंग, जा रहे हो के लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं? गोइंग। तो हम क्या पूछते हैं इंग्लिश में? वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो आप। तो ये सारी चीजें क्या है, वो इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। सेम एज इट इज। अब आप कहोगे मैम अकाउंटिंग हमें बोलनी थोड़ी है, जो हमें उसकी टर्मिनोलॉजी यानी कि शब्दावली है। अकाउंटिंग बोलनी नहीं है पर लिखनी तो है। अकाउंट्स प्रिपेयर तो करने हैं। अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए उसके बेसिक कंसेप्ट यानी कि बेसिक टर्म्स तो आपको पता ही होने चाहिए। कुछ टर्म्स मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किए थे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करें और कुछ और इंटरेस्टिंग से टर्म्स सीखें अकाउंटिंग के, कि और कौन कौन से टर्म्स हमें अकाउंटिंग में यूज करने होंगे। तो आज का भी मेरा जो टॉपिक है वो क्या है? बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग यानी कि सामान्य शब्द लेखांकन के सामान्य शब्द। तो लेखांकन में हम कौन कौन से बेसिक टर्म्स यानी कि टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं या लेखांकन की शब्दावली क्या है। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग से कुछ वर्ड्स आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, जिसमें से फर्स्ट वर्ड है सेल्स। लास्ट वीडियो में या जब हम हमारे गुड्स के बारे में टॉक कर रहे थे, जब हमने गुड्स के बारे में बात की तो वहां पर क्या डेफिनेशन आई थी कि गुड्स मीन्स दोज प्रोडक्ट्स विच आर बाइंग एंड सेलिंग और प्रोड्यूसिंग इन द सेलिंग बाय द ऑर्गेनाइजेशन। वे उत्पाद जिनका व्यवसाय द्वारा क्रय विक्रय किया जाता है उसको हम गुड्स कहते हैं। क्वेश्चन ये आया, क्रय कहते किसको है? आपने पूछा ही नहीं मेरे से। लास्ट वीडियो में मैंने आपको गुड्स की डेफिनेशन तो बता दी पर क्रय की डेफिनेशन थोड़ी बताई थी कि सेल्स किसको कहा जाता है, यानी किस ट्रांजैक्शन को हम एज अ सेल्स कंसिडर करेंगे। तो सेल्स आर द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड टू कस्टमर। अब देखिए, जब हम गुड्स का वर्ड यूज करते हैं तो वर्ड यूज होता है सोल्ड, और जब हम सर्विसेज के लिए डील करते हैं तब वर्ड यूज होता है प्रोवाइडेड, क्योंकि सर्विसेज कभी सोल्ड नहीं की जाती, सर्विसेज हमेशा प्रोवाइड की जाती है। सेल्स में बी इन कैश और क्रेडिट, यानी कि विक्रय वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं की बिक्री या उपयोगकर्ताओं को प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त कुल आगम है
विक्रय नगद भी हो सकता है और उधार भी। कि सेल्स क्या है? सेल्स इज द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज विच वी आर सोल्ड और प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। यानी कि हम हमारे कस्टमर्स यानी कि ग्राहकों को कोई वस्तु अगर बेच रहे हैं, यानी कोई गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके बदले में हमें उनसे जो भी अमाउंट रिसीव्ड होता है उसको हम सेल्स या रेवेन्यू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम ने श्याम को 10,000 रुपीज के गुड्स सोल्ड किए, यानी कि क्या सेल्स किया। तो अब श्याम इसके बदले में इसको क्या देगा? 10,000 रुपीज। आप शॉप पे गए, आपको एक बहुत अच्छी सी ड्रेस परचेज करनी थी, आपको एक ड्रेस बहुत पसंद आई, आपने शॉपकीपर को पूछा कितने रुपए की ये ड्रेस? शॉपकीपर ने कहा भाई साहब 10,000 रुपए की है। तो आप क्या करोगे? उसको 10,000 रुपीज दोगे और एक ड्रेस परचेस करके लेके आओगे, यही काम करोगे। तो सेल्स का मतलब क्या हुआ? शॉपकीपर ने आपको ड्रेस बेची और आपने उसके बदले उसको कितने रुपीस दे दिए? 10,000 रुपीज। अब सर्विसेज की सेल थोड़ी होती है, पर सर्विसेज भी तो बेची जाती हैं। कैसे? आप मूवी देखने गए, तो मूवी के थिएटर के बाहर आपने 500 रुपीज का एक टिकट परचेज किया और जाके 3 घंटे की एक मूवी आप देख के आए। अब आप मूवी देख के आए, इसका मतलब आपने मूवी एंजॉय की। ये थोड़ी कि वो पूरा थिएटर खरीद के आप घर लेके आ गए या उस थिएटर के आप ओनर बन गए, नहीं। तो यहाँ पर उस थिएटर वाले ने, उस जो ओनर है वहाँ का, उसने आपको क्या किया है? वो सर्विस प्रोवाइड की, आपने मूवी एंजॉय की एंड यू बैक टू योर होम। तो सर्विसेज हमेशा प्रोवाइड की जाती हैं और गुड्स हमेशा सोल्ड किए जाते हैं। तो चाहे सर्विसेज हो या गुड्स हो, अगर वो हम हमारे कस्टमर को, चाहे हम प्रोवाइड कर रहे हैं यानी कि हम उनको बेच रहे हैं, या फिर हम उनको उपयोग करने के लिए प्रदान कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहा जाता है? विक्रय कहा जाता है। अब विक्रय नकद भी हो सकता है और उधार भी। यानी कि जैसे अभी मैंने कहा, आप शॉपकीपर के पास गए, आपको ड्रेस पसंद आई, आपने उसको 10,000 रुपीज का हैंड टू हैंड पेमेंट कर दिया, तो वो क्या कहलाता है? कैश सेल्स, यानी कि नगद विक्रय। नगद विक्रय का मतलब आपने हैंड टू हैंड उसको किसका पेमेंट कर दिया? कैश का पेमेंट कर दिया। वहीं पे क्रेडिट विक्रय यानी उधार का मतलब, जिस शॉपकीपर से आप खरीद रहे थे वो आपका बहुत क्लोज फ्रेंड था, आपका कोई रिलेटिव था, या जो आपको बहुत अच्छे से जानता था, जहां से आप रोज खरीदारी करते हो। उसने कहा भाई साहब आज तो मेरे पास 10,000 नहीं है, अगली बार जब मैं आऊंगा तब मेरे से ले लेना। इसका मतलब क्या? उसने चीज बेच तो दी, आप ड्रेस लेके तो आ गए, पर अभी तक आपने उसका पेमेंट नहीं किया है, तो उसको हम कहते हैं उधार, जिसका पेमेंट आप कब करेंगे? फ्यूचर में जाके करेंगे, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्रेडिट। जिसको हम कब पे करेंगे? फ्यूचर में। कि शॉप पे गए, चीज पसंद आ गई, लेके आ गए, पर पेमेंट अभी तक नहीं किया है, पेमेंट हम फ्यूचर में करेंगे, तो उसको कहलाता है क्रेडिट सेल्स। तो दो टाइप्स की सेल्स होती है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। कैश का मतलब आप गए, आपने चीज परचेज की और हैंड टू हैंड उसका कैश में पेमेंट कर दिया, इट्स कॉल्ड कैश सेल्स। और क्रेडिट, जिसका पेमेंट आप फ्यूचर में करेंगे, तो उसको कहते हैं हम क्रेडिट सेल्स, यानी कि उधार विक्रय। तो सेल्स का कंसेप्ट समझ में आया? सेल्स का मतलब क्या है? हम हमारे ग्राहकों को, हमारे कस्टमरों को जो भी वस्तु बेचते हैं उसके बदले जो भी रेवेन्यू या आगम हमें प्राप्त होता है उसको हम सेल्स या आगम कहते हैं। यानी कि विक्रय से अभिप्राय वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं की बिक्री से है, उससे प्राप्त होने वाले कुल आगम से है। ये कैसे हो सकता है? ये कैश में भी हो सकता है और ये क्रेडिट में भी हो सकता है। तो जिस तरीके से विक्रय है उसी तरीके से एक सामान्य शब्द होता है क्रय या परचेज। क्योंकि अकाउंटिंग जब आप कर रहे हो तो अकाउंटिंग में ये दोनों वर्ड्स
बहुत ज़्यादा यूज्ड होंगे। क्रय, विक्रय, गुड्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज। अब कुछ नहीं आता कि परचेज किसको कहते हैं। परचेज आर द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ बिजनेस on a credit and on a cash basis for use or sale. In a trading concern, the purchase are the mode of merchandise for the resale with or without processing. यानी कि क्रय से क्या मतलब है? क्रय व्यवसाय द्वारा नगद या उधार पर प्राप्त वस्तुओं का कुल मूल्य है जिन्हें विक्रय करने के लिए प्राप्त किया जाता है। एक व्यापारिक इकाई में माल को क्रय उसी रूप में या विनिर्माण प्रक्रिया के पूर्ण हो जाने के बाद विक्रय के लिए किया जाता है। एक उत्पादन की इकाई में कच्चा माल क्रय किया जाता है, फिर उसे तैयार माल में परिवर्तित करके बेचा जाता है। क्रय नगद भी हो सकता है और उधार भी। अब बच्चे बोलेंगे मैम बहुत हैवी लाइन बोल दी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत सिंपल से पढ़ी। परचेज का सबसे इजी डेफिनेशन क्या है? आप किसी भी गुड्स को रीसेल करने के पर्पज से खरीद रहे हो तो वो क्रय कहलाता है। अगर आपने उसको रीसेल करने के पर्पज से नहीं खरीदा है तो आप उसका किसके लिए खरीद रहे हो? उसको मैन्युफैक्चर करके फिर परचेज कर रहे हो, वो भी वो परचेज कहलाता है। पर अगर आप उसको बिजनेस ऑपरेशन के लिए परचेज कर रहे हो तो वो असेट्स कहलाएगा। अब पहले दो टर्म्स को समझिए, या तो सेल पर्पस से लिए या यूज पर्पस के लिए। तो सेल और यूज पर्पस को समझिए। हमारे पास दो तरीके की इंडस्ट्रीज होती है। एक होती है मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उत्पादन। उत्पादन का क्या मतलब होता है? 11th में आप बिजनेस स्टडीज में पढ़ रहे होंगे। मैन्युफैक्चरिंग या उत्पादन का मतलब हम कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल खरीदते हैं, फिर उसमें कुछ चेंजेस करते हैं और तैयार माल बनाते हैं और उसको फिर ग्राहकों को बेच देते हैं। जैसे आपने कच्चे माल के रूप में क्या खरीदा? नारियल खरीदा। उस नारियल से आपने क्या निकाला? तेल निकाला और फिर ग्राहकों को क्या बेचा? नारियल का तेल। तो यही चीज इसने यहाँ लिखी कि विनिर्माण प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद कि एक व्यापारिक इकाई माल को क्रय उसी रूप में या विनिर्माणी की प्रक्रिया के पूर्ण हो जाने के बाद विक्रय करते हैं। यानी कि आप कच्चा माल को खरीदते हैं, उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यानी कि उत्पादन प्रक्रिया अप्लाई करते हैं और फिनिश गुड्स के रूप में उसको सोल्ड कर देते हैं। तो वो क्या कहलाया? परचेज। सेकंड परचेज क्या है? आप कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते, आप क्या हो? रेडीमेड गारमेंट्स। रेडीमेड का मतलब अब बना बनाया सामान खरीदा, दिल्ली से 500 में खरीदा और जोधपुर में आके 5000 में बेच दिया, वो भी परचेज है। या आप दिल्ली गए, आपने कुछ बनाया नहीं, बने बनाए कपड़े, जीन्स, टॉप जो आपको खरीदना आता है, जिसका आपका बिजनेस था, आप खरीद के लेकर आए और अपना प्रॉफिट जोड़ा और मार्केट में बेच दिया, तो वो भी क्या है? परचेज है। यानी परचेज में दो तरीके की परचेज है। एक तो आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, यानी आप किस इंडस्ट्रीज में हो? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हो। या आप क्या हो? मीडिएटर हो। आप कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते हो, आप एक जगह से कुछ खरीदते हो, उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करते हो और उसको बेच देते हो, तो वो भी परचेज की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा। बट परचेज की डेफिनेशन में क्या इंक्लूड नहीं होगा? अगर आप किसी ऐसी चीज को परचेज कर रहे हो जो बिजनेस में एज अ रिसोर्सेज या एज अ ऑपरेशनल यूज्ड होगी, वो कभी भी परचेज में कंसिडर नहीं होगा। यानी परचेज में सिर्फ गुड्स की परचेज इंक्लूड है, नॉट द एसेट्स। कि आपने फर्नीचर खरीदा, वो परचेज में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस की असेट्स है। हम परचेज में देखो बहुत क्लियरली वर्ड यूज किया गया है, द अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ बिजनेस ऑन क्रेडिट और कैश। हम यदि किसी माल को खरीदते हैं तो उसी को परचेज माना जाएगा, ना कि किसी संपत्ति को। क्लियर?
परचेज भी दो प्रकार की है, यानी कि क्रय को भी दो प्रकार से किया जा सकता है, उधार पर क्रय और नगद क्रय। कैश परचेज का मतलब आपने हैंड टू हैंड पेमेंट कर दिया, कैश परचेज। आपने की जान पहचान वाला था, आपने कहा मैं 4 दिन बाद परचेज करूंगा, तो वो क्या कहलाएगा? उधार पे परचेज। कि आपने खरीद तो लिया लेकिन अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया है, तो वो कहलाएगा उधार पर। तो क्रय और विक्रय का मतलब, हम व्यवसाय के लिए यदि किसी माल को खरीदते हैं तो वो क्रय कहलाता है, जिसका उपयोग हम पुनः विक्रय के लिए करेंगे। विक्रय का मतलब जो माल हमने खरीदा या जिस माल का हमने उत्पादन किया उसको हम इन फ्यूचर सोल्ड करेंगे, तो वो विक्रय कहलाएगा। तो बहुत सिमिलर वर्ड्स हैं क्रय और विक्रय, आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए कि एक बिजनेस के लिए परचेज किसको कहा जाएगा और सेल्स किसको कंसिडर किया जाएगा। तो इफ यू आर परचेज समथिंग फॉर द बिजनेस, इट्स नोन एज परचेज। इफ you purchase a goods for producing something or resale, it's called purchase. It's not including the purchase of assets. यानी कि यदि आप किसी माल को खरीद रहे हो तो उसको क्रय की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है, न कि संपत्तियों को। तो ये डेफिनेशन किसकी थी? परचेज एंड सेल्स की। इन दोनों से ही रिलेटेड एक और वर्ड जनरेट होता है, वो है रेवेन्यू। हमने जब अभी सेल्स की डेफिनेशन पढ़ी थी स्टूडेंट्स, तो सेल्स के साथ में एक वर्ड यूज हुआ था, द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेलिंग ऑफ गुड्स, इट्स नोन एज सेल्स। तो क्वेश्चन ये आता है कि मैम रेवेन्यू क्या है, यानी कि आगम किसे कहते हैं? तो दीज आर द अमाउंट ऑफ बिजनेस अर्न बाय द सेलिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट and providing the services to customer is called sales revenue। कि वो सारा अमाउंट जिसको हम गुड्स और सर्विसेज को सेल करके या प्रोवाइड करके अर्न कर रहे हैं उसको हम रेवेन्यू कहते हैं और सेल्स रेवेन्यू कहते हैं। एक और वर्ड यहाँ यूज होगा, वो है अदर रेवेन्यू। अब अदर रेवेन्यू क्या होता है? अदर देन सेल्स, अगर आप किसी एसेट्स को सोल्ड करके भी कुछ अमाउंट रिसीव कर रहे हो तो उसको सेल्स रेवेन्यू नहीं, उसको अदर रेवेन्यू या अन्य आगम कहा जाएगा। आपने कोई पैसे बिजनेस से बाहर इन्वेस्ट कर रखे हैं, उस पर आपको कोई ब्याज यानी कि इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, तो वो भी आगम की परिभाषा में सम्मिलित होगा। तो आगम वह धनराशि है जो व्यवसाय की वस्तुओं को बिक्री करके या उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करके अर्जित की जाती है, उसको विक्रय आगम या आमदनी कहा जाएगा। और अन्य आगमों से अभिप्राय उस धनराशि से है जो बिक्री के अतिरिक्त अन्य किसी लेन देन से प्राप्त होती है। अन्य लेन देन कौन से होंगे, यानी कि अदर रेवेन्यू। अदर रेवेन्यू में आता है आपने कोई डिस्काउंट रिसीव किया, कोई इंटरेस्ट आपको रिसीव्ड हो रहा है, कोई डिविडेंड आपको रिसीव्ड हो रहा है, यानी कि या तो आपको बट्टा या ब्याज या लाभांश या इस तरीके का कोई और आय आपको हो रही है। और कौन सी आय हो सकती है? आपने कोई सेल ऑफ फिक्स एसेट्स की है, आपने अपनी कोई चालू संपत्ति का या स्थायी संपत्ति का विक्रय किया है, तो उससे भी यदि कोई धनराशि प्राप्त होगी तो वो आगम की परिभाषा में रेवेन्यू की डेफिनेशन में इंक्लूड की जाएगी। दैट मीन्स रेवेन्यू दो टाइप्स के हो गए हैं, सेल्स रेवेन्यू और अदर रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू यानी कि गुड्स को सोल्ड करने से जो भी अमाउंट रिसीव्ड होगा, इट्स कॉल्ड रेवेन्यू। अदर रेवेन्यू अदर देन सेल्स, आपको और भी कहीं से कोई भी अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है,
तो वो भी रेवेन्यू की डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाएगा। अब रेवेन्यू से सिमिलर एक वर्ड आता है एक्सपेंसेस। क्या एक बिजनेस में सिर्फ बाइंग एंड ट्रेडिंग होती है? क्या हम बिजनेस में सिर्फ बाइंग एंड ट्रेडिंग ही करते हैं कि एक जगह से माल खरीदा और दूसरी जगह पे बेचा? मैंने 5,000 में माल खरीदा और 6,000 में बेच दिया, 5,000 में मैंने परचेज किया और 6,000 में मैंने सोल्ड कर दिया, तो क्या मुझे 1,000 रुपीज का क्लियर प्रॉफिट हो गया? नहीं, आपको अदर देन परचेज काफी सारे एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे भी वहन करने पड़ते हैं, जिसके बिहाफ पर या जिससे आपको वो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। जैसे आपने एक शॉप किराए पर ली, उसका भी तो खर्चा आएगा, रेंट नहीं दोगे। उस शॉप के अंदर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर को गर्मी नहीं लगे, आपने एक एसी लगवा दिया, बढ़िया सी लाइटें वाइटें चमाचम की, जब कस्टमर आए तो उसको बढ़िया सा जितने भी आपके क्लोज हैं वो शाइन करने चाहिए, आपने बहुत अच्छे से लाइटिंग करवा रखी है, 2-4 सेल्समैन हायर करके रखे हैं जो आपके गुड्स को क्या करेंगे, बेचेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, गुड्स को खरीदा, वो तो 5,000 रुपीज की कॉस्ट हो गई, ठीक है, बट वो जो शॉप आपने रेंट पे ली है उसका किराया, वहां पे जो एसी लगवाया, जो लाइटें लगवाई हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल, फिर जो वहां सेल्समैन आपके काम कर रहे हैं उनको दी जाने वाली सैलरी, ये सब भी तो आपको पे करनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ 5,000 का गुड्स निकाल के 6,000 में बेच दोगे तो क्या आप उस 1,000 रुपए के अंदर वो सारा 1,000 रुपए आपका हो जाएगा? नहीं, उस 1,000 रुपीज में से आपको ये सारे खर्चे घटाने पड़ेंगे, तब जाके आपको आपका रियल प्रॉफिट अचीव्ड होगा। क्योंकि उसी 1,000 रुपीज में से आपको इलेक्ट्रिसिटी का भी पेमेंट करना है, आपको सैलरी का भी पेमेंट करना है, आपको रेंट भी पे करना है, यानी कि किराए का भी भुगतान करना है। तो एक्सपेंसेस द कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज नोन एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस वो लागत है जो आगम को अर्जित करने के लिए की जाती है। यूजुअली एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं? डेप्रिसिएशन, रेंट, wages, salaries, interest, cost of hectare, light, water, टेलीफोन एक्सेट्रा। यानी कि व्यय का क्या मतलब है? व्यय व्यवसाय में आगम अर्जित करने की प्रक्रिया में आने वाली लागत है, यानी जिसके माध्यम से हम आगम को अर्जित करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? व्यय कहते हैं। व्यय में क्या क्या चीजें हैं? देखिए, किराया, मजदूरी, वेतन, ब्याज, बिजली, पानी, टेलीफोन यानी कि दूरभाष आदि की लागत। ये सब किसके एग्जाम्पल है? एक्सपेंडिचर्स के। तो हम जितना भी अमाउंट पे कर रहे हैं अदर देन परचेज तो है ही, वो तो हमें करनी है, पर उसके अलावा ये सारे एक्सपेंडिचर्स भी तो है, वो हम हमारी जेब से थोड़ी देंगे, वो भी तो हम उस व्यवसाय से ही निकालेंगे। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी क्या कहलाती है? एक्सपेंडिचर्स कहलाती है। एक्सपेंडिचर का मतलब रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो भी फैसिलिटीज आप दे रहे हो उनकी कॉस्ट। हम शॉप पे जाते हैं, शॉप पे लाइट्स हैं, कस्टमर्स को कई बार आपको अच्छी अच्छी कोल्ड ड्रिंक्स या वाटर, कॉफी की फैसिलिटी भी दी जाती है बड़े बड़े शोरूम्स में, तो वो शो कॉस्ट भी वही आपसे ही ले रहा है, क्योंकि वहां पे गुड्स उतने ही महंगे मिलते हैं, क्योंकि वो एक्सपेंडिचर भी आप ही से बियर कर रहा है। तो एक्सपेंडिचर का मतलब ही क्या हुआ? द कॉस्ट विच इनकर्ड बाय अ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। कि एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? एक्सपेंसेस का मतलब उस कॉस्ट से है जिसके थ्रू आप क्या अर्न करते हैं? रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। कुछ एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, जैसे कि एक्सपेंसेस
में डेप्रिसिएशन, रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, लाइट, वाटर, टेलीफोन एक्सेट्रा, ये सब किस में इंक्लूड होंगे? एक्सपेंसेस में। देन प्रॉफिट, हमने जब अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी यानी ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया था, तो हमने एक वर्ड यूज किया था कि हम व्हाई वी आर डूइंग अकाउंटिंग, हम अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं? टू फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड लाभ या हानि की कैलकुलेशन करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। तो क्वेश्चन ये कि लाभ या प्रॉफिट कहते किसे हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करें अकाउंट करने के बाद में कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस? तो द एक्सेस ऑफ रेवेन्यूज ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस इज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज प्रॉफिट। प्रॉफिट इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर। देखिए क्लियरली क्या लिखा गया है, प्रॉफिट का मतलब द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, इट्स कॉल्ड प्रॉफिट। यानी कि लाभ एक लेखांकन वर्ष में व्ययों पर आमदनी का आधिक्य है, यानी आपकी जो इनकम है वो आपकी एक्सपेंडिचर से क्या है, ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल इस साल आपने रेवेन्यू किया 5 लाख रुपीस का। अब इस रेवेन्यू में सब चीजें इंक्लूड हो गई हैं। जब मैं यहाँ रेवेन्यू वर्ड इंक्लूड करती हूँ तो इसमें मेरे को कितनी सेल्स हुई, या जो अदर रेवेन्यू है, चाहे मुझे कोई इंटरेस्ट मिला है, चाहे कोई डिविडेंड मिला है, चाहे मैंने कोई डिस्काउंट रिसीव किया है, वो सब मिलाकर मुझे कितने रुपीस की रेवेन्यू हुई है, ₹5 लाख माइनस एक्सपेंसेस। अब इस एक्सपेंसेस में सारे एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे वो रेंट है, चाहे वो सैलरी है, चाहे आपने कोई परचेज की है, इन सबको लेस करके, यानी कि मान लीजिए मेरे ओवरऑल एक्सपेंडिचर आए 4,50,000 रुपीज। दैट मीन्स आपने कितने रुपए कमाए, 5 लाख। खर्चे कितने के किए, 450 के, तो आपको प्रॉफिट कितने का हो गया? तब भी आपके पास आपकी पॉकेट जब आप चेक करेंगे, आपका अकाउंट बैलेंस आप चेक करेंगे, आपके पास 50,000 रुपीज अभी भी पड़े हैं सब लोगों को पेमेंट करने के बाद में। इसका मतलब आप क्या कहोगे, इस साल मुझे बिजनेस से 50,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है कि मैंने टोटल 5 लाख रुपीज अर्न किए और उसमें से सब लोगों को पेमेंट करने के बाद में भी मेरे पास में कितने रुपए पड़े हैं, 50,000 रुपीज पड़े हैं। दैट मीन्स कि मैंने कितना एक्स्ट्रा अर्न किया, 50,000 रुपीज। अब इससे स्वामी की पूंजी में वृद्धि होती है, यानी कि जो ओनर है उसकी जो इन्वेस्टमेंट है, यानी उसका जो कैपिटल है, उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। तो हम इसको कैसे दिखाते हैं, इसको हम बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस करते हैं प्रॉफिट, कि अगर उसकी कैपिटल 5 लाख की थी और इस ईयर उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 50,000 का, दैट मीन्स अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई है, 5 लाख और 50,000 रुपीज। तो बहुत क्लियरली, बहुत क्लियर और बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है प्रॉफिट की। प्रॉफिट का मतलब द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंडिचर, व्ययों का आधिक्य का, आगम का व्ययों पर आधिक्य ही क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। अब इसका जस्ट रिवर्स हो जाए तो एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाए और इनकम कम हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, लॉस। द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ अ पीरियड ओवर द रिलेटेड रेवेन्यू, इट्स टर्म एज लॉस। It decreases the owner's equity. It is also the refer the money or money worth
lost without receiving any benefit in the return. The cash or goods lost by the theft, a fire accident, etc. It is also a loss on sale of fixed assets. यानी कि लॉस में बहुत सारी लॉसेस हैं. एक लॉस तो क्या हुई, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर द पीरियड ऑफ रिलेटेड रेवेन्यू, यानी कि हानि किसी अवधि में संबंधित आगम से व्ययों का अधिक होना, यानी कि आपने इनकम यानी रेवेन्यू आपने जो रेवेन्यू की है, सपोज दैट वो की 2,50,000 की, यानी पूरे साल में आपने कितने रुपए कमाए, 2,50,000 रुपए, 2,50,000. उसमें से एक्सपेंसेस अगर हम लेस करने गए तो वो थे 3,50,000 के, यानी कि इस साल आपका आंसर क्या है, लॉस. आपने कमाए तो सिर्फ 2,50,000 और पेमेंट करने पे गए तब पता चला कितने का पेमेंट हुआ, 3,50,000 रुपीज का. दैट मीन्स आपको कितने रुपीज की लॉस हो रही है, 1 लाख रुपीज की. और ये क्या करती है 1 लाख रुपीज, ये 1 लाख रुपीज आपकी कैपिटल को रिड्यूस्ड करता है. इसका मतलब आप कैपिटल आपकी अगर 5 लाख रुपीज थी तो उसमें से आपकी जेब से इस साल कितने रुपए लग गए हैं, 1 लाख रुपीस और लग गए, तो आपकी कैपिटल कितनी रह जाएगी, 4 लाख रुपीस. यानी लाभ हमारे कैपिटल को बढ़ाते हैं और हानि हमारी कैपिटल को कम करते हैं. ये तो है एक टाइप की हानि. दूसरी हानि एक होती है कि इट इज ऑल्सो रेफर द मनी और मनी वर्थ लॉस्ट विदाउट रिसीविंग एनी बेनिफिट. हानि में एक चीज और इंक्लूड हो जाती है कि ऐसी कोई अमाउंट जिस पर हमने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया या जितने में खरीदी थी उससे भी कम में बेचनी पड़ी, तो वो कहलाती है हानि. जैसे गुड्स लॉस्ट बाय द थेफ्ट या फायर. आपके गुड्स थे मार्केट में अच्छे से बिक जाते पर चोरी हो गया हमारे, 5 लाख रुपए के गुड्स ला के रखे, एक हार ला के रखा आपने कि इसको मैं 8 लाख रुपए में बेचूंगा. एक डायमंड सेट था 5 लाख रुपीस का, बढ़िया सा. आपने अपने शोरूम में सजा के रखा कि कोई कस्टमर आएगा तो मैं इसको 8 लाख रुपीस में क्या करूंगा, सोल्ड करूंगा. हुआ क्या, कस्टमर आया तो वो चुरा के ले गया, चोरी हो गई. आपने कुछ कमाया उस पर, कुछ नहीं कमाया, जो लगाए थे वो भी डूब गए, तो वह कहलाएगा, वो भी एक लॉस है, लॉस बाय थेफ्ट. आपके शोरूम में आग लग गई और सारा माल नष्ट हो गया, जितने का आपने स्टॉक रखा हुआ था, तो वो कहलाएगा लॉस बाय फायर. यानी जिस पर आपने कोई भी अमाउंट, कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट अर्न नहीं किया. माल का चोरी हो जाना, आग लगने के कारण हानि होना, ये सब भी हानि की परिभाषा में सम्मिलित किए गए हैं. तो बहुत सिंपल सी पहली डेफिनेशन तो क्या है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर द इनकम. व्ययों का आय पर आधिक्य ही हानि कहलाता है. परंतु इसके साथ इसमें कुछ अन्य हानि भी वसूल की गई है, सम्मिलित की गई है, जिन पर हमने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था उतना अगर हमें वापस नहीं मिलता है या उससे कम मिलता है तो उसको भी हम लॉस की कैटेगरी में रखते हैं. जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट एक्सेट्रा. तो प्रॉफिट एंड लॉस, दो टर्मिनोलॉजी और आपके सामने क्लियर हुई. अब देखिए एक और ऐसे इंटरेस्टिंग सा वर्ड है डेटर्स. ये वर्ड फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स आपको बहुत क्लियरली आना चाहिए, बहुत अच्छे से, क्योंकि ये मान के चलिए हर क्वेश्चन में आपको डेटर्स और क्रेडिटर्स दो वर्ड्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे. डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. मैं फिर से कह रही हूँ जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, प्लीज टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश में वर्ड्स याद रखिए. आपको डेफिनेशन हिंदी में लर्न करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो मेन वर्ड्स हैं उनको आप इंग्लिश में लर्न करने का ट्राई करें, बिकॉज एग्जाम में आपको बैलेंस शीट में डेटर्स और क्रेडिटर्स ही लिखने पड़ेंगे. यू कैन नॉट यूज देनदार और लेनदार.
या लाभ और हानि, वहां आपको प्रॉफिट, लॉस, सेल्स, परचेस यही वर्ड यूज करने होंगे। तो डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स आर द पर्सन्स और द अदर एंटिटीज हु owe to the enterprises an amount for buying the goods and services on credit. The total amount of standing against such person and entities, the closing date is shown in the balance sheet as the sundry debtors on the asset side. ये तो हुई परिभाषा यानी कि डेफिनेशन। देनदारों की भी एक बार परिभाषा पहले पढ़ लेते हैं। देनदार प्राप्य खाते के वे व्यक्तिगत इकाइयां हैं जिन्हें व्यावसायिक संस्था को वस्तुएं या सेवाएं उधार पर प्राप्त करने के बदले कुछ धनराशि लेनी है। इन व्यक्तियों या इकाइयों द्वारा कुल प्राप्य राशि को अंतिम तुलन पत्र में विविध देनदारों के रूप में दर्शाया जाता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन आती ना, नहीं समझ में आई, सिंपल से करते हैं इसको। सिंपली वे में हमने सेल्स जब पढ़ी थी तो दो टाइप्स की सेल्स पढ़ी थी, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। कैश का मतलब हमने आज परचेज किया और आज ही उसका क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, इट्स कॉल्ड कैश सेल्स। क्रेडिट सेल्स का मतलब क्या था, हमने माल बेच तो दिया लेकिन अभी तक हमें उस पर कैश परचेज या कैश अमाउंट रिसीव्ड नहीं हुआ। वो हमें कब रिसीव्ड होगा, फ्यूचर में। कि मेरा एक फ्रेंड आया मेरी शॉप पे, उसको 10,000 रुपीज की ड्रेस पसंद आई, वो मेरे यहाँ से ड्रेस तो ले गया, पर क्या कहा, मैं पेमेंट कब करूंगा, फ्यूचर में करूंगा, और माल तो मेरे पास से चला गया। तो ऐसी कंडीशन में राम जिसने मेरे यहाँ से उधार पर माल खरीदा था वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, डेटर्स यानी कि देनदार कहलाएगा, जिसको मुझे पैसे देने हैं। देनदार का मतलब जो मुझे पैसे देगा, यानी जिसको हम उधार माल बेचते हैं वो हमारे लिए क्या कहलाते हैं, डेटर्स। डेटर इज द पर्सन हु परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट। देखिए, बाइंग द गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट, जो हमसे उधार में कोई सामान खरीद रहे हैं, जिनको हम उधार में कुछ माल बेच रहे हैं, वो कौन कहलाते हैं, डेटर्स। डेटर्स हमें एक टाइम के बाद अमाउंट पे करेंगे क्योंकि वो कौन है, देनदार, वो हमें पैसे देंगे। जिनको हमने क्रेडिट पर क्या किया है, गुड्स सोल्ड किया है। और डेटर्स को हम कहाँ शो करते हैं, डेटर्स को हम हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करते हैं, क्योंकि वो हमारी एसेट्स है। एक टाइम के बाद उनसे हमें एक बड़ा अमाउंट ऑफ कैश क्या होगा, रिसीव्ड होगा। डेटर्स से ही सिमिलर वर्ड्स होता है क्रेडिटर्स। जस्ट रिवर्स, जिस तरीके से हम उधार माल बेच रहे थे, क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड कर रहे थे, सेम हम परचेज भी कर रहे थे। हमें क्रेडिट फैसिलिटीज परचेज के टाइम पर भी मिली थी। तो creditors are the persons and the other entities who have to pay by any enterprises an amount for providing enterprises goods and services on credit. The total amount standing in the favor of such person and entities is closing date shown in the balance sheet as a sundry creditors on the liabilities. लेनदार वे व्यक्ति होते हैं जिनका व्यवसायिक संस्था में उधार वस्तुएं एवं सेवाओं के प्राप्त करने के बदले भुगतान करना होता है। इनको देय कुल धनराशि को अंतिम देन स्थिति विवरण में विविध देनदारों या खातों के रूप में लायबिलिटीज पक्ष यानी कि देता पक्ष में दर्शाया जाता है। फिर बहुत कॉम्प्लिकेशंस, हमें इतनी कॉम्प्लिकेशन डेफिनेशंस नहीं लर्न करनी है। हमें क्या लर्न करना है, हमें हमारे माइंड में क्या सेट रखना है, लेनदार जिससे हमें पैसे लेने हैं या जो हमें पैसे देगा। लेनदार का मतलब जिसको हम पैसे, जो हमसे पैसे मांगता है, लेनदार वो हमसे पैसे लेने आया है। क्रेडिटर जिससे हम उधार में कुछ माल खरीद कर आए।
और ये कह के आए थे कि इन फ्यूचर में हम उसको क्या कर देंगे, पे कर देंगे। तो उधार माल खरीदोगे तो क्या बनेगा, क्रेडिटर, उधार माल बेचोगे तो कौन बनेगा, डेटर्स। यानी इफ यू आर परचेजिंग अ गुड्स ऑन क्रेडिट इट्स कॉल्ड डेटर्स एंड इफ यू आर सेलिंग अ गुड्स ऑन क्रेडिट इट्स कॉल्ड क्रेडिटर। सिंपल सा याद रखना है, क्रेडिट परचेज तो क्या माना जाएगा, क्रेडिटर्स। और अगर क्या है, क्रेडिट सेल से उधार पर बेच रहे हो तो क्या बन जाएगा, डेटर्स। डेटर्स बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो होते हैं एज अ सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर जस्ट रिवर्स लायबिलिटी साइड में शो होते हैं एज सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्यों ये लायबिलिटीज में शो होते हैं, बिकॉज एक प्रीफिक्स टाइम के बाद हमें इनको एक फिक्स अमाउंट का पेमेंट करना है, दैट्स व्हाई इट्स आर लायबिलिटीज। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको अकाउंटिंग की और बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी टर्मिनोलॉजी को समझाया। दीज आर दी बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग और यू कैन से दैट द बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन के कुछ सामान्य शब्द जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है, जिनको समझे बिना आप इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं कर सकते, बिकॉज आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं वहाँ सीधा यही वर्ड यूज होगा, क्रेडिटर्स इतने हैं, डेटर्स इतने हैं, इतने की एसेट्स है, इतने की लायबिलिटीज है। पर जब तक आपको ये शब्द ही नहीं पता होंगे कि संपत्तियां क्या होती हैं, दायित्व क्या होते हैं, लेनदार किसे कहा जाता है, देनदार कौन होते हैं, हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आज के वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स को मैं डेफिनेटली सॉल्व करने का ट्राई करूंगी। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में अकाउंटिंग के और इंटरेस्टिंग से कंसेप्ट्स के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।